आज मैं तुम लोगों को इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज पढ़ाने वाला हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉर्क रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की थी, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट एंड टॉर्क अबाउट द एक्सिस। और नया टॉपिक शुरू करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में तुम लोग देख चुके हो कि अगर पार्टिकल के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो बात होती है सिग्मा ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। जब रिजिड बॉडी की बात करेंगे और उसके इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो अपने को नया टर्म और ऐड करना पड़ेगा, दैट इज समेशन ऑफ टॉ इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर अपने को ये बोलना है कि रिजिड बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसमें जो सारे फोर्सेस लग रहे हैं उसका सम 0 होना चाहिए और उसमें जितने भी टॉर्क लग रहे हैं उसका सम भी 0 होना चाहिए। पर एक दिक्कत है हमारे पास, हम जब टॉर्क निकालते हैं तो हम टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, अबाउट अ पॉइंट, ठीक है ना। तो अगर हम हमारे को इक्विलिब्रियम की बात करनी है तो हमारे को ये बोलना होगा कि इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट 1 और इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट 2, यानी कि हमारे को हर पॉइंट के अबाउट चेक करना होगा टॉर्क 0 है कि नहीं है। बट हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट फाइंड आउट ऑल द, हम सारे यूनिवर्स के सारे पॉइंट्स ले लें और सबके वो टॉर्क निकालें और चेक करें कि टॉर्क 0 है। सो ऐसा नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द, इसमें हमारे को जो हेल्प मिलती है वो कहां से मिलती है कि अगर समेशन ऑफ f इज इक्वल टू 0 होता है देन समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू सेम अबाउट ऑल द पॉइंट्स। मतलब अब अगर अपन ने ये देख लिया कि समेशन ऑफ f 0 है, यानी कि एटलीस्ट वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, तो किसी भी पॉइंट को टॉर्क निकालो उसकी वैल्यू सेम आएगी। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को प्रूव करूंगा। सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, अपन एक रॉड ले लेते हैं जिसपे एक फोर्स F यहां पे लग रहा है और एक फोर्स F यहां पे लग रहा है। तो ऑब्वियसली ये रॉड जो है वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है और क्योंकि ये फ्री टू रोटेट है, ये इसके सेंटर ऑफ मास का वो रोटेट हो जाएगी। पर हमारा पर्पस ये है कि अगर समेशन ऑफ F 0 है तो हमारे को टॉर्क निकालना है अबाउट एनी पॉइंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट A लेते हैं ये वाला और इसके अबाउट टॉर्क निकालते हैं। तो अगर मैं टॉर्क अबाउट पॉइंट A निकाला, पॉइंट A पे F की वजह से तो टॉर्क 0 होगा और इसकी वजह से टॉर्क होगा। अगर हम इसकी लेंथ को L मान लें तो इस फोर्स की वजह से पॉइंट A के अबाउट जो टॉर्क है R क्रॉस F का रूल लगाएंगे तो हमारी फिंगर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हो रही है और थंब अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट पर टॉर्क जो है क्लॉकवाइज आएगा, which will be equal to F into L। अगर अपन पॉइंट B के अबाउट टॉर्क निकालें तो टॉर्क अबाउट पॉइंट B, इस पॉइंट पे इस F की वजह से टॉर्क 0 होगा और इसकी वजह से टॉर्क होगा वो हो जाएगा अगेन क्लॉकवाइज पॉइंटिंग इनसाइड। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट B भी F L ही आएगा, दोनों क्लॉकवाइज है। ओके, हम क्या करते हैं, अबाउट द सेंटर C, इसके अबाउट टॉर्क निकालते हैं। अब इसके अबाउट टॉर्क निकालना है पॉइंट C के अबाउट, तो A पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से टॉर्क R क्रॉस F और दिस डिस्टेंस विल बी L/2। सो टॉर्क अबाउट C इज इक्वल टू F into L/2 क्लॉकवाइज। ये तो इस फोर्स की वजह से, और इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है C के अबाउट वापस वो भी क्लॉकवाइज जा रहा है और उसका भी मैग्नीट्यूड FL/2 है, सो वो भी FL/2 क्लॉकवाइज which is equal to FL क्लॉकवाइज। तुम देख लो समेशन ऑफ F 0 है, हमने अलग अलग पॉइंट्स का वो टॉर्क निकाला, सबका टॉर्क सेम आ रहा है, FL आ रहा है। ओके, हम क्या करते हैं, एक और पॉइंट ले लेते हैं P, जो कि एंड A से X डिस्टेंस पे। P के अबाउट टॉर्क निकाल के देखते हैं। टॉर्क अबाउट P क्या हो जाएगा,
वजह से अबाउट p जो टॉर्क होगा डायरेक्टली डिस्टेंस x है, सो F into x क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस फोर्स की वजह से अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, और ये डिस्टेंस कितना है l minus x, so this will be F into l minus x again clockwise, which is again equal to Fn in the clockwise direction. ओके, तो हमने अलग अलग पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क निकाल के देखा, सबकी वैल्यू Fn आ रही है जो कि ओके, सो हमने A B C P 4 पॉइंट्स लिए जिनका वो टॉर्क निकाला, और हमने देखा कि सब पॉइंट्स का टॉर्क कांस्टेंट आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, कोई एक जनरल पॉइंट O ले लेते हैं जो कि इस रॉड के बाहर है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट O। तो यहां से जो हमारा इस पॉइंट पे जहां पे फोर्स F लग रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर ले लो r1, और पॉइंट B जिसके अबाउट टॉर्क लग रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर ले लो r2। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट O क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, टॉर्क अबाउट पॉइंट O वो हो जाएगा r1 क्रॉस F प्लस r2 क्रॉस F। Now r1 क्रॉस F and r2 क्रॉस F। r1 क्रॉस F जो है वो तो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, r2 क्रॉस F भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। So now okay, so talk about point O क्या हो रहा है, r1 क्रॉस, इसको मैं f1 बोल देता हूँ, इसको मैं f2 बोल देता हूँ, f1 and f2। मैंने f1 f2 क्यों बोला, क्योंकि f1 और f2 का मैग्नीट्यूड तो f है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। सो दिस विल बी r1 क्रॉस f माइनस r2 क्रॉस f, क्योंकि f2 जो है उसका जो डायरेक्शन है वो f1 के अपोजिट है, तो f2 इज इक्वल टू माइनस f1। तो f1 को अपन f बोला है, तो r2 f को f2 को अपने को माइनस f बोलना पड़ेगा। ओके, सो क्या हो जाएगा हमारे पास, टॉर्क अबाउट जो पॉइंट O हो जाएगा, मैं टॉर्क अबाउट पॉइंट O हो जाएगा r1 माइनस r2 क्रॉस F, r1 माइनस r2 क्रॉस F, r1 माइनस r2। अगर हम इसको r1 लेते हैं और इसको l ले लेते हैं, इस वेक्टर को l वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं अपन, देन r2 प्लस l इज इक्वल टू r1 और l इज इक्वल टू r1 माइनस r2। सो टॉर्क अबाउट O क्या आ जाएगा, टॉर्क अबाउट O आ जाएगा l क्रॉस f, एंड क्योंकि मैंने l को इधर डिफाइन किया है तो l क्रॉस f वापस से क्लॉकवाइज आ रहा है, और l ऑफ f के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो वापस आ जाएगा l f एट द एंगल 90 डिग्री। तो तुम लोगों ने देखा कि किसी भी जनरल पॉइंट के अबाउट अगर मैंने टॉर्क लिया है तो टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड LF ही है, यानी कि टॉर्क अबाउट ऑल द पॉइंट्स इज कांस्टेंट प्रोवाइडेड समेशन ऑफ f इज इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमारे को इक्विलिब्रियम प्रूव करना है और अगर समेशन ऑफ f 0 दे रखा है, तो हमारे को किसी भी पॉइंट का टॉर्क निकाल के चेक कर लेंगे। अगर किसी एक पॉइंट का भी टॉर्क 0 आ गया तो इसका मतलब है हर पॉइंट का टॉर्क 0 होगा, और हम बोल सकते हैं कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। समझ में आया? अब हम लोग इस पे एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
Okay, so let's solve one simple problem. हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और जिसका मास M है, दो रस्सी से लटक रही है और एक एंड से इस रस्सी का जो डिस्टेंस है वो L/4 है। हमारे को दोनों रस्सी में टेंशन T1 एंड T2 निकालना है। क्योंकि रॉड इक्विलिब्रियम में हमारे को सामने दिख रहा है, तो अगर इसका वेट mg जो है इसके सेंटर से नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ट्रांसलेशनल इक्विवेलेंस हमारे को पता चल रहा है T1 plus T2 is equal to mg और T1 minus T2 minus mg is 0, यानी कि इस पे जो सम ऑफ द नेट फोर्स है वो 0 है और हमारे को दिख रहा है कि इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा। सो अगर हमारे को सबसे पहले T2 के लिए निकालनी है, you can simply take the torque about this point. हम किसी भी पॉइंट पर टॉर्क ले सकते हैं, हम इसके अबाउट टॉर्क लेंगे ताकि T1 नहीं आएगा, सो mg का टॉर्क हो जाएगा mg multiplied by L/2 which will balance the torque of T2 which is T2 multiplied by 3L/4 और इससे हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी 2mg/3। इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाएगी mg/3। इज दिस क्लियर? अब हम एक नया क्वेश्चन करते हैं। सो मैं एक स्क्वायर ले लेता हूं और उस स्क्वायर को क्या किया हमने, यहां से हिंज कर दिया है। स्क्वायर की साइड की लेंथ a है और इसके मिड पॉइंट से इसको एक रस्सी से ऐसे लटका दिया। ओके, और अब हमारे को इस रस्सी में टेंशन T निकालना है और हमारे को ये देखना है कि इधर जो हिंज किया है यहाँ पे क्या क्या नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं। वी कैन क्लियरली सी कि ये स्क्वायर भी इक्विलिब्रियम है, तो इस पे नेट फोर्स 0 होंगे और क्योंकि इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स 0 है, इसीलिए हर पॉइंट के ऊपर टॉर्क 0 होगा। सो इसका mg जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है। लेट्स से यहाँ पे नॉर्मल फोर्स n1 एंड n2 दो फोर्सेस लग रहे हैं। जो रिएक्शन फोर्सेस है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिया, एक वर्टिकल डायरेक्शन में ले लिया। लुकिंग एट दिस फिगर हम क्लियरली बोल सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे को कोई और फोर्स नहीं दिख रहा है, सिर्फ n1 दिख रहा है, इसका मतलब n1 0 हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग इज वेरी इजी, n1 is equal to 0। अब हमारे को T की वैल्यू निकालनी है, तो T की वजह से हम इस पॉइंट का टॉर्क को लेते हैं, तो mg से टॉर्क हो जाएगा, this distance will be a√2। so mg की वजह से टॉर्क हो जाएगा mg a/√2 और टेंशन T की वजह से जो टॉर्क होगा ये डिस्टेंस a/2 है। so this is equal to T multiplied by a√2 minus a/2√2। इससे हमारे पास आ जाएगा T is equal to 2mg/3। n2 को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सो n2 plus T is equal to mg and n2 is equal to mg/3। आगे समझे? इस पॉइंट के अबाउट जब इक्विलिब्रियम लिया तो mg का टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और टेंशन T का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो mg का टॉर्क ये डिस्टेंस a√2 डिवाइड बाय 2 यानी कि a/√2 हो जाएगा और ये डिस्टेंस √2a है, ये साइड a/2 है, सो दिस विल बी a/2√2। तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा a√2 माइनस a/2√2
तो हम लोग इसका टॉर्क निकालेंगे, टेंशन का इक्वेट कर देंगे, एंड टी की वैल्यू हो जाएगी 2mg/3, और इसके बाद हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम में n2 + t mg करेंगे तो n2 की वैल्यू mg/3 आ जाएगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज के चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये स्मूथ वॉल है और अपने पास एक रफ सरफेस है और अपन ने यहाँ पे एक लेटर रखी है जिसका मास m है और जिसकी लेंथ l है और ये एंगल थीटा बना रही है। हमारे उसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करना है। सबसे पहले तो हमारे को मालूम है कि अगर लेटर स्लिप होगी तो उसकी स्लिपिंग टेंडेंसी इस तरफ होगी, तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ये बॉल स्मूथ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे हम सिंपली एक नॉर्मल फोर्स n1 ले लेंगे और इधर एक नॉर्मल फोर्स हम n2 ले लेंगे। सबसे सिंपल सवाल है ये। तो सबसे पहले हमें देखना होगा इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी किस तरफ है। तो ये तो बहुत इस सवाल में तो बहुत क्लियर है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी जो लेटर की जो स्लिपिंग टेंडेंसी है वो टुवर्ड्स द राइट होगी, इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लगेगा। और इस पे जो नीचे फ्लैट फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का mg लग रहा है। क्लियर है यहाँ पे। सो इक्विलिब्रियम ले लो। सो n2 is equal to mg, वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, इसको n1 लेते हैं, n1 is equal to f। अब हमारे को n1 और f की वैल्यू निकालनी है। what we can do is we can take the torque about this point। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट 0 होगा, क्योंकि नेट फोर्सेस सब 0 है। सो इसके अबाउट इक्विलिब्रियम में है। अगर ये n1 की वजह से लेंगे तो n1 एंड दिस डिस्टेंस इज l sin थीटा। सो n1 l sin थीटा इज इक्वल टू mg की वजह से टॉर्क mg, और ये जो परपेंडिकुलर यहाँ मिलेगा हमारे को वो मिलेगा l/2 cos थीटा। सो mg मल्टीप्लाइड बाय l/2 cos थीटा। इससे n1 की वैल्यू आ जाएगी n1 इज mg/2 cot of थीटा। इसका मतलब f की वैल्यू हो जाएगी mg/2 cot of थीटा। क्लियर है? यहाँ पे ये समझ आ गया कि n1 का टॉर्क कितना है, n1 फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, तो आइदर यू से n1 क्रॉस दिस डिस्टेंस l और l और n1 के बीच में जो एंगल बनेगा वो हम देख सकते हैं, वो एंगल, ये एंगल जो है ये एंगल थीटा है। और वी से दैट ये जो परपेंडिकुलर आर्म डिस्टेंस है n1 का फोर्स के साथ, दिस डिस्टेंस व्हिच इज l sin थीटा, और mg का जो फोर्स है mg फोर्स के साथ अगर ये mg, then this distance will be l/2 cos थीटा। सो ये टॉर्क लेना तुम्हारे को समझ आ गया कैसा है, n1 l sin थीटा और mg l/2 cos थीटा, एंड हमारे पास n1 और f की वैल्यू आ गई। ओके।